हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में एक वफ्द ने आज हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए वसीम रिजवी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस मौके पर एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा तमाम एमएलएज एमएलसीज भी मौजूद थे। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस कमिश्नर ने क्रिमिनल केस दर्ज करने की यकीन दहानी करवाई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बहुत जल्द तेलंगाना हुकूमत वसीम रिजवी को इस केस में गिरफ्तार करेगी। आज एमआईएम पार्टी की तरफ से हम कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद जनाब अंजनी कुमार साहब से मुलाकात की, जिसमें मैं बहैसियत रुकने पार्लिमान और सदर मजलिस और तमाम अराकीन असम्बली, अराकीन क़ानून साज कौंसिल, कमिश्नर पुलिस से मिले और हमने उनसे नुमाइंदगी की कि साबिक़ा उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उस शख्स ने एक किताब लिखी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना भी उस किताब में जो लिखा गया है, झूठ और नाज़ेबा अल्फाज और बकवास, गंदगी उस किताब में भरी हुई है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हमने उस किताब के बाद इख्तिसाबात भी कमिश्नर पुलिस को रिप्रेजेंटेशन में दिए। हमने इस बात का मुतालबा किया है कि इस शख्स के खिलाफ 153A, 153B, 295A, 504 और 505 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन C ऑफ IPC में केस बुक किया जाए। और कमिश्नर पुलिस ने हमको तयक़ुन दिया है कि फ़ौरन इन पर हैदराबाद में क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत क्रिमिनल केस बुक करने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार भी करेगी, क्योंकि इस तरह की वाहियात, अनाप शनाप, बकवास, गंदगी लिखना, ये सिर्फ मुसलमानों को मुश्तइल करना, उनको प्रोवोकेट करना, और ये शख्स मुस्लिम दुश्मन ताकतों का एक आलाकार बनकर ये हरकतें कर रहा है। अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के मुकदमात की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने तेलंगाना असम्बली में एमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में बरी कर दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी पर 2 अप्रैल साल 2004 में इंतखाबी मुहिम के दौरान लाल दरवाजे को हरा दरवाजा बनाने का ऐलान करने का इल्ज़ाम था। इस रिमार्क्स पर मुबैना इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का इल्ज़ाम था। इस ज़िम्न में एफआईआर दर्ज की गई थी। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश हुकूमत ने साल 2010 में अकबरुद्दीन ओवैसी पर कानूनी कार्रवाई करने की इजाज़त दी थी। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने साल 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने वकील दिफा और इस्तिगासा की बहस के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी को बेकसूर पाए जाने पर उन्हें बरी कर दिया। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस और मरकजी हुकूमत के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही है। तेलंगाना के वजीर आला और टीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव ने धान की खरीदी की मांग पर 18 नवंबर हैदराबाद में एहतजाज का ऐलान किया है। टीआरएस की जानिब से जुमे को इंदिरा पार्क पर महा एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। इसमें रियासती वज़रा, अराकीन असम्बली, काउंसिल, अरकान पार्लियामेंट हिस्सा लेंगे। जिला परिषद सुदूर नशीन के अलावा टीआरएस लीडर भी शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि धरना जुमे की सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। इसके बाद एक वफ्द गवर्नर से मुलाकात करेगा और गवर्नर के जरिए मरकजी हुकूमत को मकतूब रवाना करते हुए धान की खरीदी पर वजाहत करने पर जोर दिया जाएगा। 2-3 दिन तक मरकजी हुकूमत के जवाब का इंतजार किया जाएगा। इसके बाद मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। केसीआर ने तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय पर किसानों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। మొత్తం రాష్ట్ర కేబినెట్, రాష్ట్ర శాసన సభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, మొత్తం పార్లమెంట్ సభ్యులు అందరం కలిసి 18th నాడు ఇక్కడ ధర్నా నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. ఇందిరా పార్క్ లో సెటిల్డ్ ఉంది కాబట్టి అక్కడనే అందరు చేస్తారు కాబట్టి మేము కూడా అక్కడనే చేస్తాం. 18 తర్వాత పోయి ఇంటికాడ పండుకోం. ఇక బీజేపీని వెంటాడతాం, వేటాడతాం. 18 తర్వాత 2 రోజులు వెయిట్ చేస్తాం. దాని తర్వాత స్పష్టమైన ప్రకటన చేస్తాం. ఏ పంట వేసుకోవాలి, ఏ పంట వేసుకోవద్దు. టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకు వడ్లు ఉన్నాయా, పొలాలు ఉన్నాయా, కొనుగోలు కేంద్రాల కాడ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఉండరా, వాళ్ళు వడ్లు అమ్ముకోవడానికి రారా, రాళ్లతో కొట్టిస్తున్నావు, కర్రలు పట్టుకొని జెండాలు పట్టుకొని కొడుతున్నారు. మీరు యాసంగిలో వడ్లు వేయండి అని మనం నువ్వు చెప్పినావు. ఆ మాట మీద నువ్వు ఉన్నవా లేదా పొరపాటు చెప్పినా ముక్కు నెలకు రాస్తావా? నీ రా రైసో బో రైసో బాయిల్ రైస్ తీసుకున్నావు, ఓకే, మిగిలిన రైస్ ఎంత తీసుకుంటావో చెప్పు. तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने सिद्दीपेट के साबिक कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी पर अराजियात की फरोख्त में बेकायदगियों का इल्जाम लगाया।
उन्होंने सिद्दीपेट के साबिक कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी की बेकायदगियों की जांच का मुतालबा किया। तेलंगाना कांग्रेस ने टीआरएस के एमएलसी उम्मीदवार वेंकट राम रेड्डी के खिलाफ काउंसिल के रिटर्निंग अफसर से शिकायत की। पार्टी ने वेंकट राम रेड्डी के खिलाफ रिश्वतखोरी के इल्जामात आयद किए हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि वेंकट राम रेड्डी को इस्तीफे के दूसरे दिन एमएलसी का उम्मीदवार बनाना इस बात का सबूत है कि साबिक कलेक्टर की टीआरएस से मिली भगत थी। रेवंत रेड्डी ने बताया कि 1994 से आज तक वेंकट राम रेड्डी की बेकायदगियों की तवील फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले पर कार्रवाई के लिए सदर जमहूरिया से शिकायत की है। 24 గంటల లోపలనే టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున శాసన మండలికి నామినేషన్ పత్రాలు దాఖలు చేసిన అభ్యర్థి మీద రాతపూర్వకమైన వివరాలతో కూడుకున్న ఫిర్యాదు ఎన్నికల నిర్వహణ అధికారికి మేము అందజేయడం జరిగింది. ఇచ్చిన ఫిర్యాదును మీరు పరిశీలించి ఆ నామినేషన్ పత్రాలలో లోటుపాట్లు ఉంటే తిరస్కరించాలి. దీన్ని బట్టి మా అనుమానం బలపడింది. చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్కి ఢిల్లీలో కూడా ఫిర్యాదు చేస్తున్నాము. ఈ రకమైన చర్యలు ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది కాదు. ఈ రకమైన చర్యల వల్ల కేసీఆర్ గారు సంతోషపడవచ్చు, టీఆర్ఎస్ పార్టీకి రాజకీయ లబ్ధి చేకూరవచ్చు, కానీ ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి గొడ్డలి పెట్టు. तेलंगाना में एमएलसी कोटे के तहत टीआरएस ने 6 उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाया है। मुस्लिम एमएलसी को मौका नहीं देने पर मुस्लिम लीडरों में नाराजगी देखी जा रही है। तेलंगाना के समाजी कारकुनों ने हुक्मरान पार्टी पर मुसलमानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि सीएम के केसीआर खुद सेकुलर मानते हैं, लेकिन उनके कौल और फेल में तजाद नजर आता है। साहब से बहुत से उम्मीदें थी, लेकिन अब देखा जाए ग्राउंड पे तो एक शादी मुबारक स्कीम और टिमरी स्कूल के अलावा कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। और वादे तो बहुत कुछ करते हैं, हर वक्त वादे करते हैं, वादे पूरे करते नज़र नहीं आते। गवर्नमेंट को अभी भी टाइम है कि वो अपने पॉलिसीज़ को चेंज करे कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए उनके फंड्स अलॉट किए थे उसको सही एग्जीक्यूट कर रहे नहीं कर रहे, एग्जीक्यूशन अगर इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं रहा तो जाहिर बात है कि मुसलमान कौम क्या कोई भी लोग जिसको फ़ायदा नहीं हो रहा हो तो उनके तरफ जाएंगे नहीं, उसका नुकसान उनको भरना पड़ेगा। एक वजूद जुड़ा है इस तेलंगाना का। मुसलमानों ने बहुत साथ दिया है केसीआर का, हुकूमत बनाने में हो या एग्रीडेशन प्रोग्राम में हो, तेलंगाना हासिल करने में हो। अब जब हमारा हक़ मिलने की बात आती है तो हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो और पॉलिटिकल भी एस्पेक्ट से देखिए आप। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में चेयरमैनशिप हो, एमएलसीज हो, उसमें मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और ये अगर ऐसे ही चलते रहेगा तो आने वाले वक्त में तेलंगाना में केसीआर की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। निज़ामाबाद के तारिक अंसारी को देख सकते हैं, हैदराबाद से आबिद अब्दुल खान, जो काफ़ी अक़लियतों के लिए मेहनत करते हुए वो लोगों को नज़रअंदाज करे। अब रखेगा कौन आवाज़ मुसलमानों की? ये लोग को एमएलसी में ऐड किया जाना चाहिए था, हकदार थे। आज मुसलमानों को उनके खुद के कैबिनेट में नज़रअंदाज किया जा रहा है और चेयरमैनशिप्स में नज़रअंदाज किया जा रहा है। देखिए अक़लियतों की आवाज़ सीएम तक लेके जाएगा कौन? वज़ीर आला केसीआर का अक़लियत दोस्त होने का दावा झूठा साबित हुआ है। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर खैरुद्दीन सूफी ने कहा कि रियासत के 5 अक़लियती इदारे और कारपोरेशंस में पिछले कई महीनों से चेयरमैन का ओहदा खाली है। वज़ीर आला केसीआर सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए वादे कर रहे हैं, मगर अमल आवरी के मामले में बहुत पीछे हैं। खैरुद्दीन सूफी ने कहा कि दोबाग और हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाबात से केसीआर की हुकूमत का जवाल शुरू हो चुका है। का दावा करते आए हैं, लेकिन आज ये तमाम के तमाम कारपोरेशन, उर्दू एकेडमी और माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन, सिटविन और जो है ना अक़लियती कमीशन और आपके हज कमेटी, इसके चेयरमैनों का आज तक तखर्रुर नहीं किया गया। ये तमाम जो है ना जायदादें मखलूआ हैं और इधर हमारी हुकूमत जो है ना मुसलमानों को ये खुशकुल ऐलानात कर रही है और कि हम जो है ना मुसलमानों के दोस्त हैं। और हमारे वज़ीर दाखिला महमूद अली साहब चीफ मिनिस्टर साहब का कलमा पढ़ते हुए नहीं थकते और ये कहते हैं कि ये वाहिद जो है ना चीफ मिनिस्टर है, ये वाहिद रियासत है जो मुसलमानों के हुकूक की जो है ना निगरानी कर रही है, हुकूक को जो है ना बजा तौर पर दे रही है। ये सरासर झूठ है, फरेब है।
हमारे सीएम साहब ने ये ऐलान किया था कि वक्फ बोर्ड को जुडिशनल दर्जा दिया जाएगा, आज तक उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। और फिर अब जबकि ये भी दावे किए जा रहे हैं कि जो है ना आइमा मौज़निन को एजाज़े दिए जा रहे हैं, वो भी पाबंदी से नहीं है। हमारे सीएम साहब को ये नोश्ते दीवार पढ़ लेनी चाहिए कि दुब्बाक और हुजूराबाद का इलेक्शन आपके लिए एक जो है ना कील साबित होगा। यहाँ से आपका जवाल शुरू हो चुका है, क्योंकि आपने मुसलमानों से जो वादे किए हैं वो तमाम वादों को आपने जो ना झुटला दिया है और उस पर कोई अमल नहीं किया, और इसका असर आपको आने वाले इलेक्शन में पड़ने वाला है। एसीपी साइबर क्राइम रचाकुंडा एस हरिनाथ ने कहा कि लॉकडाउन के बाद साइबर क्राइम में इजाफा हुआ है। उन्होंने ऑनलाइन जरिए धोखाधड़ी से बचने के लिए आवाम को टोल फ्री नंबर 155260 पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की। एस हरिनाथ से हमारे नुमाइंदे इकबाल हुसैन ने साइबर क्राइम पर बात की। साइबर मतलब साइबर स्पेस मतलब आकाश समझो आप, आकाश से आके जो है अपने को ठगते हैं, तो ये आकाश में जाके ढूंढना पड़ता है अपने को, मतलब साइबर स्पेस में इंटरनेट वर्ल्ड में जाके ढूंढना पड़ता है। नंबर से मेरे को फ़ोन आया है, ये नहीं तो ये साइट से मेरे को ठगा गया है, या तो ये पर्टिकुलर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए मेरे को ठगा गया है, इतना ही बताएगा। आदमी कहाँ का है, जो भरोसेमंद आदमी है या नहीं है, ये आप चेक नहीं करेंगे क्या? 24 आवर्स और 48 आवर्स में अगर आप ये हो गए, मतलब रियलाइज़ हो गए कि मेरे को ठगा गया, तो इमीडिएटली एक नंबर है आजकल, ये 155260 अगर आप डायल करेंगे, ये टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, ये आप करेंगे तो अपने पैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो भी अपन ट्रांसफ़र करे सो पैसे बच जाएंगे और वापस भी हो जाएंगे। 155260 हाँ। और कंप्लेंट करना चाहे तो एक www.cybercrimes.gov.in ये है, वो है वेबसाइट, मेल आईडी है, उसके अंदर जाके भी आप अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जो भी कंप्लेंट है साइबर क्राइम का, जो भी कंप्लेंट है आप दर्ज कर सकते हैं। थैंक यू सर। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को दुनिया के बेहतरीन सियाहती गांव की फहरिस्त के लिए मुंतखब किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी सियाहती तंजीम ने पोचमपल्ली गांव का इंतखाब किया। तेलंगाना के ज़िला यादाद्री भोंगिर में पोचमपल्ली गांव वाक़ है। ये गांव हैदराबाद से 50 किलोमीटर पर वाक़ है। पोचमपल्ली हिंदुस्तान की सिल्क सिटी कहा जाता है। पोचमपल्ली में मुनफरिद तर्ज के ज़रिए खूबसूरत साड़ियाँ तैयार की जाती हैं। मलेशियाई इंडोनेशियाई लफ्ज़ है अकित, जिसके माना धागा बुनना और रंग करना है। मरकज़ी वज़ीर कल्चर व टूरिज़म जी किशन रेड्डी ने बावक़ार एजाज़ हासिल होने पर गांव के लोगों को मुबारकबाद पेश की है। तेलंगाना के वज़ीर IT तारक रामाराव ने भी मुबारकबाद पेश की है। वाज़ेह है कि स्पेन के मैड्रिड में अक़वाम मुत्तहिदा वर्ल्ड टूरिज़म ऑर्गेनाइजेशन जनरल असम्बली का 24वां सेशन होने जा रहा है। 2 दिसंबर को होने वाली तकरीब में पोचमपल्ली को यह एजाज़ अता किया जाएगा। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 167 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 37,283 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 167 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में कोरोना से एक मरीज की मौत हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज़्यादा 55 नए केस दर्ज हुए। मेडचल मलकाजगिरी में 14, जिला रंगारेड्डी में 12, वरंगल अर्बन में 11 नए केस दर्ज हुए। मुलुगु, नारायणपेट, गदवाल, भोपालपल्ली में कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। हैदराबाद के इलाके नाचारम पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े ग्रीन कॉलोनी में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। अनिल नामी एक शख्स के मकान से अचानक आग भड़क उठी। हादसे के वक्त अनिल मकान में मौजूद था। मकामी अफराद और आतिशफर अमले ने अनिल को बाहर निकाला। धुएं की वजह से अनिल बेहोश हो गया था, जिसे 108 एम्बुलेंस के जरिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मकामी अफराद ने बताया कि अनिल अपने मकान में ही इंजन ऑयल फरोख्त किया करता था। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू की। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का। इस न्यूज